गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं नेहा और आपका अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकित में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, जो हम इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, अभी राष्ट्रपति अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आपको ये वाला जो चैप्टर है याद पढ़ने के लिए बहुत ही इजी होने वाला है, क्योंकि बहुत आसान होगा और बहुत ही छोटा चैप्टर होगा, क्योंकि हम राष्ट्रपति बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो चलिएगा बिना किसी देरी के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इनका जो ये ऑफिस है, ठीक है, जो राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का पद है, ये हमारा जो आधारित है वो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद पर। और देखिए ये आएगा हमारा आर्टिकल अनुच्छेद 63 से 71 तक। ठीक है, अब मैं आपको हल्का सा आइडिया दूं कि उपराष्ट्रपति है कौन। तो देखिए उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है इसलिए कि क्या कहते हैं, कभी राष्ट्रपति के जो पद खाली हो जाए और उन्हें कभी राष्ट्रपति की जगह काम करना पड़ जाए, इसलिए उपराष्ट्रपति को बना दिया। बट भाई पद तो बहुत ही कम खाली होता है, पता है, मतलब बहुत ही कोई ऐसा चांस होगा कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का काम करना पड़े। तो इस वाली का इसलिए कि एक अब तुमने किसी इंसान को बना दिया, अब उसे कुछ कार्य ना दिया, ठीक है, तो और तनख्वाह भी जारी है, सब कुछ जारी है, और वो कार्य सिर्फ ऐसा है कि कभी 5-10 साल में कुछ 1-2 महीने या 2-4 दिन की जरूरत पड़ जाए, तो इसीलिए जो उपराष्ट्रपति को जो कार्य दे दिया जाता है वो राज्यसभा का सभापति बना दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बना दिया जाता है, और जब कभी उन्हें जरूरत पड़े कि उन्हें राष्ट्रपति का कार्य करना है तो उनकी जगह पे कौन कार्य करेगा, ये हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं और उपराष्ट्रपति के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं आपको बेसिक से कुछ आर्टिकल जो अनुच्छेद है संविधान से रिलेटेड वो बता दूं। तो देखिए सबसे पहले आपका जो प्राथमिकता है, आपको अनुच्छेद याद करने से पहले ये होनी चाहिए, आर्टिकल 63 से 71 के बाद 63 से 71 में हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति का जिक्र है। ठीक है, इसमें अब जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आर्टिकल 63 है हमारा संविधान का, वो बात करता है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। अब इससे अगला आर्टिकल 64 आर्टिकल बात करेगा कि जो उपराष्ट्रपति है ना वो राज्य की परिषद, मतलब कि ये राज्यसभा है, राज्य की परिषद के सभापति होंगे, कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के सभापति होंगे। ठीक है, यही बात मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि ये कार्य इसलिए दिया है क्योंकि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने का मौका मिलता नहीं है, बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि वो उनका कार्य करें। अब आर्टिकल 65 बात करता है कि देखिए राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। आर्टिकल 65 ये बात करता है कि उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति के रूप में कब कार्य करते हैं। तो देखिए ये उनका हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति का पद कब कब कैसे कैसे खाली होता है, त्याग पत्र से, मृत्यु से, या किसी और किसी दिक्कत से, बीमारी वगैरह जो भी है। तो उस वाले केस में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। और एक और आर्टिकल इसी के अंदर है कि आर्टिकल 70। अब आर्टिकल 70 बात करता है कि जो बातें, ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि समय के हिसाब से कुछ नई परिस्थितियां जुड़ जाएं। अब आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम पे प्रॉब्लम कुछ अलग तरह की थी, अब प्रॉब्लम कुछ अलग तरह की है। तो देखिए उस टाइम पे सोशल मीडिया जो ये फेसबुक वगैरह ये वाली साइट्स हैं इतनी वो थी नहीं, तो उन्हें कोई कंट्रोल करने की उस टाइम पे ज़रूरत थी नहीं, टेक्नोलॉजी के लिए कानून बनाने की ज़रूरत थी नहीं। बट अब इस टाइम पे क्या है कि बहुत अब सोशल मीडिया सब कुछ है, तो टाइम के हिसाब से प्रॉब्लम्स भी चेंज होती हैं, उनके सोल्यूशन भी चेंज होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये आर्टिकल 70 डाल दिया गया कि जो इसमें बातें नहीं ली गई हैं, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो उसमें इस संसद है अपना इस आर्टिकल में उनको डाल सकती है। तो इसका आर्टिकल 70 है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। और देखिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में कोई गड़बड़ हो जाए, जैसे आकस्मिकताओं या ये कुछ सही से ना बोल पाऊँ मैं, तो उसके लिए आपसे माफी चाहती हूँ। अब मैं आपको बता दूं, अब आपको लग रहा होगा, देखिए कुछ लोगों के मन में सीधा डाउट आ रहा होगा, और जो स्पेशली जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मतलब पहले अभी कोई पॉलिटी इतनी पढ़ी नहीं है और वो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो सीधा मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इतने सारे आर्टिकल 63 से 71, अब चलो ये तो उपराष्ट्रपति है, अब उधर राष्ट्रपति, गवर्नर, कितने सारे आर्टिकल याद रखने हैं। तो मैं आपको बता दूं, तो देखिए पहला तो आपका होना चाहिए कि आपको ये याद रखना चाहिए कि उपराष्ट्रपति कितने से कितने आर्टिकल में आता है।
उसके बाद में कुछ उसके 1 2 3 महत्वपूर्ण आर्टिकल आप याद रख लो, जो जैसे मैंने आपके यहाँ पे सामने रखे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो 63 और 64 ही हो जाते हैं। फिर देखिए उसके बाद में आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन लिखे हैं। चांसेस है कि आपके क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाए, मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा ही ऐसे सॉल्व होंगे, बट अगर सॉल्व नहीं हो रहा है और ऐसे सॉल्व हो जाए तो उसमें दिक्कत क्या है। तो अब देखते हैं, ये है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में संविधान का कौन सा अनुच्छेद बात करता है। तो अब हम देखिए, ये मेरे को आप समझिए, मेरे को या आपको ये याद नहीं है कि कौन से अनुच्छेद में इसकी बात करी जाती है, कोई हमें आइडिया नहीं है। बस हमें इतना याद है कि हमारा जो संविधान में उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 से 71 तक आता है। तो अब देखिए इसको देख के हम ये कैसे सॉल्व करेंगे। अब 63 से 71 तक आता है, ठीक है, देखो यहाँ पे 63 से 71 तक आता है। तो भाई आर्टिकल 79 में उपराष्ट्रपति के बारे में बात क्यों होंगी जब आर्टिकल 63 से 71 तक आता है। अब आर्टिकल 62 और आर्टिकल 66 और आर्टिकल 64, ठीक है। अब एक ऑप्शन तो आपका हट गया, अब आपको 3 ऑप्शन में डाउट है। अब हम पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 63 से आता है तो आर्टिकल 62 भी हट गया। अब आपके डाउट वाले बचते हैं 2 ऑप्शन, ठीक है, 64 और 66, क्योंकि आपको याद है आर्टिकल 63 से 71। अब आप अगर आप देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद कर चुके हैं तो आपको पता है कि आर्टिकल 64 किस बारे में बात करता है। आर्टिकल 64 हमारा बात करता है कि देखिए उपराष्ट्रपति जो राज्य की परिषद है उनका सभापति होगा। तो इस प्रकार से आप सही आंसर पे जा सकते हैं और यहाँ पे सही आंसर 66 है। मैं ये नहीं कह रही कि आप सारे क्वेश्चन ही ऐसे सही आंसर पे जा सकते हैं, बट हाँ गलत आंसर हटा के आप सही आंसर पे जाया जा सकता है। इसी प्रकार आप जो याद रखो ना वो बहुत अच्छे से याद रखो, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए और ऐसे आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब आप देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राज्य की परिषद का सभापति होगा, ये हमें किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अब जैसे आपको पता है कि आर्टिकल 63 से 71 तक हमारा उपराष्ट्रपति पद का वर्णन है, तो सीधे तो ये 2 ऑप्शन ऐसे गलत हो गए। अगर आपको याद है तो आप सीधा ऑप्शन इसका आंसर मार्क कर दोगे 64, ठीक है। और आपको ऐसे भी पता है कि आपके 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। और देखिए अगर आपको अगर आपको रिस्क लेना है वो आपकी चॉइस है, आप अगर जिस हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस क्वेश्चन में रिस्क लेना है नहीं लेना है, नेगेटिव मार्किंग वाले में। तो देखिए अब आप रिस्क लो, आपको कुछ नहीं पता इसमें कि उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का सभापति होगा ये किस आर्टिकल में, तो आप ऐसे ही कोई तुक्का मार दो तो भाई आपका चांस है कि आपका 4 में से 1 सही होगा, मतलब कि आपके 25% सही होने के चांस है और 75% गलत होने के चांस है। और अगर आप वो रखते हो याद तो आपको पता है कि ये दोनों तो गलत हो गए, तो मतलब कि अब आपके बचे हैं 50-50 चांस कि 50% सही हो सकता है, 50% गलत हो सकता है। तो इस वाली केस में आपकी मर्जी है, आपको लगता है कि आपको रिस्क लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। उससे तो बेटर ही है ना कि आंख बंद करके तुक्के मारना, ठीक है। कोशिश करनी है कि सारी चीजें अच्छे से याद करें। ये वाला मेथड तो मैंने आपके लिए तब बताया है तब आपको कुछ समझना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में अब हमने जान लिया, तो थोड़ा हम ये देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव है, वो जो निर्वाचन है वो कैसे होगा। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में हमारा आर्टिकल अनुच्छेद 66 बात करता है और उनका जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, क्योंकि हम आप कभी नहीं वोट डालते उपराष्ट्रपति को, तो आप सीधा मतलब नॉर्मल लाइफ से चीज़ें याद रखने की कोशिश करिएगा, ऐसे नहीं कि खाली बस रट लिया, थोड़ा रिलेट करिएगा, चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। और इनका जो चुनाव का जो प्रक्रिया है उसका अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स, ये हम राष्ट्रपति के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब जिस किसी को देखना है तो राष्ट्रपति का पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये वाली प्रक्रिया बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या याद रखना है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। अब यहाँ पे हर शब्द ध्यान देने लायक है। संसद का मतलब है यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों, ठीक है। निर्वाचित का मतलब है जो चुनाव से जीत कर आते हैं, जिनको वोट डलती हैं। मनोनीत का मतलब है जो बिना चुनाव के आते हैं और राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत कर देते हैं, उनको वो पद है वो दे देते हैं कि उनके सदस्य बना देते हैं लोकसभा या राज्यसभा का। तो लोकसभा में तो अब हट गया है मनोनीत करने वाला, क्योंकि देखिए 545 सीट्स होती थी, उनमें से 2 आंग्ल भारतीय आते थे। 104 संविधान संशोधन 26 जनवरी 2020 से 2 एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन मनोनीत करना राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में हट चुका है, पर वो राज्यसभा में 245 में से 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। तो इस प्रकार से
जो उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होंगे जो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, तो उसमें संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। अब आपने इतना याद कर लिया, आपका काम यहाँ पे खत्म नहीं होता है। अब आपको हाथों हाथ राष्ट्रपति का देखना है, और राष्ट्रपति में क्या है कि राष्ट्रपति में सिर्फ कौन से निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, और उसमें ये मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और क्या है, और देखिए इनके निर्वाचन में, जैसे हम राष्ट्रपति के निर्वाचन में पढ़ चुके हैं कि उसमें राज्य की विधानसभाओं के और जिन यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है, अब इस टाइम पे 3 जो यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें विधानसभा है। तो किसी ने 2 कमेंट सेक्शन में बताए थे, वो 3 हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, जो कि 2019 में आपको पता है जम्मू कश्मीर को एक राज्य था, उसे राज्य हटा के उसे 2 यूनियन टेरिटरी, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बना दिया गया था। ठीक है, तो अब एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा दूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो खाली निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे संसद के, और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य संसद के, लोकसभा और राज्यसभा के भाग लेंगे, और यहाँ पे विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करेंगे। अब वोट क्यों नहीं करेंगे, तो इस पे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, उन्होंने बताया कि देखिए राष्ट्रपति तो हमारे राष्ट्र के प्रमुख हैं, हमारे देश के प्रमुख हैं, तो इसमें केंद्र और राज्यों का दोनों का मतलब जरूरी है, दोनों का प्रतिनिधित्व जरूरी है। इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र और राज्यों दोनों को वैल्यू मिलती है। बट उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति का कार्य बहुत ही कम, कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब मौका मिले, तो इसीलिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का कोई लेना देना नहीं है। आ गया होगा समझ। प्लीज देखिए, आप ऐसे पढ़े तो आप हल्का सा राष्ट्रपति को इधर ले आए, और जब आप राष्ट्रपति पढ़े तो उपराष्ट्रपति को उधर अपने दिमाग में रखें। तो अब चलिएगा, आप देख लेते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनकी योग्यता क्या है। तो देखिए ये तो अब इसमें याद करने का, भारत का नागरिक हो इसमें कुछ नहीं है, 35 साल की उम्र हो इसमें भी कुछ नहीं है। अब जो मेन है यहाँ पे याद करने के लिए कि वो राज्यसभा सदस्य के लिए अहर्त हो, मतलब कि उनके पास में राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। और आपको ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, सर्कल में कर दिया है, राउंड कर दिया है, क्योंकि ये लोग जब राष्ट्रपति के लिए ये वाली योग्यता क्या थी कि राष्ट्रपति में ये लोकसभा है। आपको ऐसे ही याद रखना है, ऐसे ही इन्हीं चीजों से कंफ्यूजन होते हैं और इन्हीं चीजों से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो आप जब राष्ट्रपति पढ़ो तो वहां पे लिख दो कि ये राज्यसभा के, वो उपराष्ट्रपति के केस में ये लोकसभा नहीं ये राज्यसभा है, और यहाँ पे आपने पढ़ दिया कि राज्यसभा उपराष्ट्रपति के लिए है और राष्ट्रपति के लिए लोकसभा है। तो इस प्रकार से आप दो चीजें एक साथ पढ़ते चलोगे और आपका डाउट नहीं रहेगा। और वो लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, और लाभ के पद का मतलब है कि वो किसी सरकार के अंदर कोई ऐसी जगह पे काम नहीं कर रहे होने चाहिए, सरकार के किसी ऑफिस में वो काम कर रहे पद पे नहीं काम कर रहे होने चाहिए जहां से कि उन्हें पैसे वगैरह का सरकार से फायदा हो। ठीक है, और चलिएगा, और अब देखते हैं इसमें कि इसमें क्या है उपराष्ट्रपति पद के खड़े होने के लिए। ये तो नहीं कि मैं और आप कोई भी जाके खड़ा हो जाए, मतलब क्योंकि 35 वर्ष से, चलो हम तो उम्र नहीं पूरी करते 35 वर्ष से, पर जो और बड़े लोग हैं हमारे मम्मी पापा कोई भी समझ लीजिएगा, क्या वो खड़े हो जाएंगे क्या उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको 20 प्रस्तावक चाहिए। 20 प्रस्तावक मतलब है कि जो राज्यसभा और लोकसभा से होने चाहिए और वो आपके नाम को प्रस्ताव करें, आपके नाम को सामने रखें, और 20 चाहिए अनुमोदक। इसका मतलब है कि उन्होंने आपके नाम को आगे रख दिया और वो आपके नाम को सपोर्ट करेंगे कि हाँ हाँ ठीक है, आपने इनके नाम को आगे रखा, हम आपके नाम को सपोर्ट करते हैं। आप एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो कि आपकी स्कूल का एग्जाम्पल ले लो कि तब आप स्कूल में थे तो क्लास मॉनिटर बनना है, तो 2 लोगों ने आपको सपोर्ट किया, मतलब 2 लोगों ने आपका नाम आगे रखा कि सर इसको क्लास मॉनिटर बनाइएगा, और 2 लोग आते हैं वो आपके जो आपके 2 लोगों ने सपोर्ट किया उनकी सपोर्ट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ। और आप तुरंत ऐसे याद रखना है कि राष्ट्रपति के केस में क्या था, राष्ट्रपति के केस में 50-50 था। राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए। और ये क्या है, 15,000 रुपए इसकी जमानत राशि है। जमानत राशि कहाँ पे जमा होती है, ये जमानत राशि होती है रिजर्व बैंक में जमा। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ। नहीं आता है तो फिर भी आप एक बार से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब चलिएगा और आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं आपको लाभ के पद में एक और चीज बता दूं कि जैसे कि हमारे
राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति या किसी राज्यपाल या संघ में और राज्य में मंत्री होते हैं ना, उनके पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा, इसलिए वे उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए योग्य होते हैं। ठीक है, लाभ का पद वो हो जाएगा कि जो सरकार की किसी ऑफिस में, ठीक है, सरकार के किसी पद में रह के सरकार से पैसा ले रहे हैं, कमा रहे हैं, पर इसमें हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के किसी मंत्री को जो लाभ का पद है उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी शपथ के बारे में कि शपथ, ओथ, इसे ओथ एंड अफर्मेशन बोलेंगे, ये आती है आर्टिकल 69 में। तो देखिए वो शपथ में क्या लेते हैं, मैं आपको बताऊं कि वो बोलते हैं कि मैं जो भारत का हमारा जो संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं उसके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं अपने पद के कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धा पूर्वक करूंगा। ठीक है, और अब आपको इसमें क्या याद रखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा इनकी शपथ ली जाती है और ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो अब आपके लिए काम है, आपको क्या करना है, जैसे कल मैंने एक आपको काम बताया था कि आप एक पेज पे वो सब लिख सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या काम है कि यहाँ पे आपको लिखना है पद का नाम। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है कि शपथ किसको देंगे और त्यागपत्र किसको देंगे। ठीक है, यहाँ पे शपथ हो जाएगा, यहाँ पे त्यागपत्र। तो अब जैसे पद का नाम हो गया राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की शपथ कौन लेते हैं, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो त्यागपत्र किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को। अब यहाँ पे लिख गया आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति शपथ किसके सामने लेते हैं, राष्ट्रपति को, और वो अपना इस्तीफा किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। तो इस प्रकार से आप ऐसे, जैसे प्रधानमंत्री की शपथ आ जाएगी और भी बहुत सारी शपथ आ जाएंगी, तो आप ऐसे लिखते रहोगे तो आपका एक पेज पे तो शपथ हो जाएगा। और ऐसे एक दो चीजें जो आपको ऐसे टेबल बना के एक पेज पे लिखने की जरूरत है, वो मैं आपको बताती रहूंगी, और ये काम आपका है, आपको खुद ही करना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक दूसरे को ही इस्तीफा दे लेते हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ। अब इनको देखो पद से कैसे हटाया जाता है। जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, इनको पद से हटाने के लिए क्या होगा, इनका जो प्रस्ताव है, जो इनके पद को हटाने के लिए रिजोल्यूशन है, वो पेश होगा राज्यसभा में। पर उसके क्या होगा, उससे पहले 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको नोटिस देना होगा कि आपके खिलाफ कुछ कुछ ऐसे हम आपको हटाना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए किसी को ऐसा किसी को दोगे, वैसे तो भारत में अभी ऐसे किसी को हटाया नहीं गया है, तो आप सोच सकते हो कि कभी ऐसी कंडीशन बने तो क्या होगा कि इंसान इन 14 दिन के नोटिस में ही ज्यादातर अपने त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, बट अभी भारत में ऐसा केस नहीं हुआ है। तो अब राज्यसभा से वो जब पास हो जाता है तो वो लोकसभा से उसे सहमति मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। अब उनकी शक्तियां देख लेते हैं कि उनके पास में क्या क्या शक्तियां हैं और क्या क्या कार्य हैं। तो हम ये तो भी पढ़ चुके हैं कि राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ये हम किस आर्टिकल में पढ़ा है, अनुच्छेद 64 में। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बार बार बता रही हूँ कि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, बन सकता है कि वे ऐसा कौन सा व्यक्ति है, मतलब ऐसा कौन सा पद है जो अपने ही सदन का सदस्य नहीं होता है। तो वो आपको पता है कौन नहीं होंगे, वो राज्यसभा के सभापति। ठीक है, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं, जब भी राज्यसभा में किसी चीज पे वोट डलती है तो ये जो पदेन सभापति जी हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये वोट नहीं करते हैं। ये वोट कब करते हैं, तब की ऐसी कंडीशन आ जाए कि किसी चीज पे वोट डल रही है तो 100 तो उसके पक्ष में वोट हैं और 100 उसके विपक्ष में वोट हैं। तो उस वाली टाइम पे हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं वो वोट करेंगे और उसे बोला जाएगा कास्टिंग वोट। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो अधिकतम 6 महीने तक कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये वाली चीजें 6 महीने, 6 हफ्ता, 6 वीक, ये सब ना, इनका थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये अच्छे से याद रखनी है। और आप एक और डाउट था, तो मैंने आपको बोला था कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, जिनका भी कमेंट सेक्शन में डाउट था। तो देखिए उन्होंने पूछा था कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो उनका काम कौन करेगा। उपराष्ट्रपति का तो पद खाली हो गया अगर वो कार्यवाहक रूप में काम करते हैं। तो देखिए इस दौरान जो राज्यसभा के उपसभापति होंगे ना, वो हमारे राज्यसभा के सभापति का काम करेंगे। तो अब एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं कि अगर
उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का काम करना पड़ जाए तो उनका काम जो राज्यसभा में सभापति का काम है वो करेंगे हमारे राज्यसभा के उपसभापति। हो गया होगा क्लियर आपका? ज्यादा हार्ड तो इसमें कुछ है नहीं, बहुत इजी सा है। और अब इनको देखते हैं कि इनको वेतन कितना मिलता है। तो देखिए, इनको वेतन उपराष्ट्रपति होने की वजह से नहीं मिलता है, इनको वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति होने के कारण, और जो कि वेतन है 4 लाख रुपए पर मंथ, और जो कि ये अभी 2018 में बढ़ाया गया है। उससे पहले था इनका वेतन 1,25,000 के करीब था, बट अब आपको ये लेटेस्ट याद रखना है 4 लाख रुपए पर मंथ, जो कि 2018 में बढ़ाया गया है। तो जल्दी से एक बार इस चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है। उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में आएगा? आर्टिकल 63 से 71 में। और आर्टिकल 63 हमारा बात करता है कि भारत के उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 64 बात करता है कि ये जो उपराष्ट्रपति हैं ये पदेन सभापति होंगे राज्यसभा के। ठीक है, और अब ये हमने क्वेश्चंस देखे। हमारा आर्टिकल 66 इनके निर्वाचन के बारे में बात करता है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य इसमें भाग लेंगे, जबकि राष्ट्रपति में सिर्फ संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति में विधानसभाओं का, राज्यों का कोई लोग भाग नहीं लेते हैं चुनाव में, और जबकि राष्ट्रपति में राज्यों की विधानसभाओं के लोग, जो विधानसभाओं के मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो भाग लेंगे। अब हमने यहाँ पे क्वालिफिकेशन में देखा तो सबसे यहाँ पे जो महत्वपूर्ण याद करने के लिए है कि वो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उनके पास में योग्यता होनी चाहिए और 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, और ये 20-20 प्रस्तावक अनुमोदक होने चाहिए, 15,000 की राशि। अब इनकी शपथ आपने देख ली, किसको देते हैं शपथ? वो राष्ट्रपति को देते हैं। त्यागपत्र भी वो राष्ट्रपति जी को ही देते हैं। पद से हटाना हमने देख लिया, और इनकी शक्तियां और कार्य ये भी हम सबने देख लिया। तो ठीक है, अब आपको आशा है कि मेरे को आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। तो देखिए, एक और डाउट था कमेंट सेक्शन में कि वो कुछ बोल रही थी कि वो नोट्स बनाती हैं तो उनको लगता है कि सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि सारा कुछ ही नोट्स में लिख दिया जाना चाहिए। तो देखिए, मेरे को लग रहा है कि आप ना पहली बार पढ़ रही होंगी या जो भी है, तो पहली बार जब पढ़ते हैं तो ऐसा ही लगता है कि सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरी बुक ही नोटबुक में उतार दी जाए नोट्स बनाने में। तो देखिए, ये आप अभी नोट्स ऐसे बना लोगी जो भी आप बना रहे हो, पर आप जब उनको पढ़ोगे ना थोड़े टाइम बाद, तो आपको लगेगा कि ये क्या कचरा, सब कुछ ही उठा के लिख दिया। तो इससे बेहतर है आप जहां से भी पहले नोट्स बनाने का सोच रहे हो उस वाली चीज को 2-3 बार पहले ऐसे ही पढ़ लिया जाए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाए, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें नोट्स में लिखनी है, क्या क्या नहीं लिखनी है। उसके बाद में आप नोट्स बनाइएगा। और धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और आपको लगता है कि किसी की मदद हो सकती है वीडियो से तो आप शेयर कर सकते हैं। और टेलीग्राम आपको रोजगार विद अंकित के टेलीग्राम ग्रुप में PDF आपको रोजगार विद अंकित टेलीग्राम में मिल जाएगी। और धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपका दिन अच्छा हो।